Hello student, this is Shaheen and in this particular lecture video we will be considering chapter number 2 of business studies, that is principle of management। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है। सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। कॉन्सेप्ट जो कहता है वो कहता है कि ये एक गाइडलाइंस है। गाइडलाइन है किसके लिए? डिसीजन मेकिंग के लिए। कोई भी डिसीजन आपको लेना हो तो ये आपको एक रूल प्रोवाइड करता है। रूल जिससे क्या पता चलता है कि हम अपनी डायरेक्शन में, हम अपने जो लेवल पे जा रहे हैं जिस भी काम के लिए, वो सही है या नहीं है। डिसीजन मेकिंग प्रोवाइड करता है और ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर भी ये काम करता है। ह्यूमन बिहेवियर कभी भी स्टैटिक नहीं हो सकता, मतलब ये चेंज होता रहता है। और टेक्नोलॉजी भी स्टैटिक नहीं रहती। हम देखते हैं ना, आए दिन कुछ ना कुछ अपग्रेडेशन होता है टेक्नोलॉजी में, वो भी स्टैटिक नहीं हो सकती। तो उसके लिए हमें कुछ रूल्स बनाने पड़ते हैं। अब जो ये देख रहे हो ना हाईलाइटेड, इन सबको नोट करते जाना एक जगह ताकि रिवीजन टाइम पे आपको इजी रहे। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में, कॉन्सेप्ट में हमने क्या क्या पढ़ा कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ये दिखाता है कि क्या गाइडलाइंस होंगी, क्या रूल्स होंगे डिसीजन मेकिंग के लिए मैनेजमेंट में, और ये क्यों ज़रूरी होते हैं। क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर, हम वर्क करते हैं मैनेजमेंट में कुछ लोग काम करते हैं और जो लोग काम करते हैं वो ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर इन्फ्लुएंस होते हैं, जो कि स्टैटिक होता है, एक जैसा नहीं रहता, फ्लक्चुएट होता रहता है उसके ऊपर। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। नेचर क्या है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का? तो ये क्वालिटीज पे बेस्ड। नेचर का मतलब क्वालिटीज। क्या क्वालिटीज होती है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में? मतलब अगर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आ गया तो आपको क्या क्या चीज़ें हेल्पफुल होंगी। जैसे कि इसके अंदर बोल रखा है दीज प्रिंसिपल आर गाइडलाइंस टू एक्शन। जो ये प्रिंसिपल है ये एक गाइडलाइंस है, एक रूल है एक्शन के लिए, जिससे हमें क्या पता चलता है? कॉज एंड इफेक्ट। अभी ये चीज़ समझाती हूँ क्योंकि आगे आपका इससे रिलेटेड एक प्रॉपर टॉपिक आएगा। कॉज एंड इफेक्ट का मतलब होता है कि अगर आप कुछ काम कर रहे हो, कोई कारण है, तो उसकी वजह से किसी न किसी वजह से ये टॉपिक उठा होगा। जैसे कि एक नॉर्मल सी, जैसे कि हमने बारिश हुई तो ये इफेक्ट हो गया। रेन इज एन इफेक्ट। और किस वजह से हुई है? क्योंकि गर्मी ज़्यादा थी, ये हो गया इसका कॉज। तो कोई भी इफेक्ट होगा उसके पहले कारण होगा उसकी वजह से। जैसे कि आपके 90% मार्क्स आए तो ये हो गया आपका इफेक्ट, और वो किस वजह से है? आपने बहुत मेहनत की, तो दैट इज द कॉज। तो ये बहुत अच्छे से याद रखना कि प्रिंसिपल आर गाइडलाइंस टू एक्शन। एक तो ये एक्शन में हेल्प करती है, गाइडलाइंस देती है, और दूसरा चीज़ ये है कि ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को मेंटेन करती है। अब इसके अंदर फंक्शंस हमने पढ़े थे, कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, रिवीजन करो। प्लानिंग होती थी, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सब होते थे। तो ये गाइडलाइंस उन सब चीज़ों पे वर्क करेगी ही करेगी। तो ये सब चीज़ें आ जाएंगी आपकी नेचर ऑफ प्रिंसिपल में। अब कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, जैसे कि यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी का मतलब हर जगह पे जो अवेलेबल है, चाहे यहाँ की बात करो, चाहे स्मॉल बिजनेस की बात करो, यहाँ लिखा है ना स्मॉल एज वेल एज लार्ज, पब्लिक सेक्टर की बात करो, प्राइवेट सेक्टर की बात करो, ये जो गाइडलाइंस है, ये जो प्रिंसिपल्स हैं, ये हर जगह पे फॉलो होंगे ही होंगे। यूनिवर्सल एप्लीकेबल है। जनरल गाइडलाइंस, जनरल गाइडलाइंस का मतलब कुछ रूल्स हैं जो कि फिक्स्ड हैं हर फॉर्म के लिए, कि ये ऐसे ही होंगे। जैसे हम बना देते हैं ना कुछ रूल्स, घर के कुछ रूल्स बनते हैं कि ये ऐसे ही फॉलो होंगे। फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। ये जो रूल्स बनते हैं, ये जो गाइडलाइंस बनती हैं, प्रिंसिपल्स बनते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस और बहुत ही ज़्यादा एक्सपेरिमेंट के बाद बनते हैं। ठीक है, ऐसे ही नहीं ये नॉर्मली बन जाते हैं। इस पे बहुत सारे साइंटिस्ट लोग इस पे वर्क करते हैं। फ्लेक्सिबल का मतलब ये रिजिड नहीं होते। अब देखो कुछ कुछ आप चीज़ें बोलोगे कि रिजिड होती है, एग्री करूँगी आप लोगों से कि काफ़ी सारी चीज़ें एक जैसी ही थ्रू आउट द टाइम चलती रहती है, लेकिन फिर भी हमें किसी न किसी उसकी गाइडलाइंस की उसकी ज़रूरत पड़ती है। रिजिडिटी नहीं होनी चाहिए हमारे गाइडलाइंस में, फ्लक्चुएट होना चाहिए, कुछ ना कुछ चेंजेस ज़रूरी है। मैनली बिहेवियर। अब ये मैनली बिहेवियर क्या इंडिकेट करता है? देखो, मैनली बिहेवियर इंडिकेट करता है कि ये जो बिहेवियर है ये ह्यूमन का बिहेवियर है
और ये इन्फ्लुएंस करता है बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। और अगर ह्यूमन बीइंग्स के बिहेवियर पे बेस्ड होगा तो ये रिजिड हो ही नहीं सकता। तो 2 पॉइंट रिलेट हो गए, एक तो मेनली बिहेवियर और एक आपका जो फ्लेक्सिबिलिटी हमने पढ़ा था, एक जैसा नहीं होगा, कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की हम बात कर चुके कि कुछ ना कुछ इफेक्ट होगा, उसके पीछे कुछ ना कुछ कॉज होगा। अगर हमारी फर्म का रिजल्ट अच्छा जा रहा है, पॉजिटिव एटीट्यूड दिखा रहा है, तो दैट इंडिकेट कि हमारी जो फर्म है या ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका मैनेजमेंट बहुत ही अच्छे तरीके से हो रहा है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ फॉलो होगी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करूँ, कंटिंजेंट होता है। कंटिंजेंट का मतलब होता है कि ये जो एप्लीकेशन है ये चेंज होंगी लेकिन कब चेंज होंगी, एज पर द रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है, कंटिंजेंट है लेकिन हमें जब रिक्वायरमेंट होगी तभी उस चीज़ की बात करेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है इसके अंदर वो बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो सिग्निफिकेंस की बात करते हैं। सिग्निफिकेंस का मतलब उनकी यूटिलिटी। नेक्स्ट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज की ऑप्टिमम और इफेक्टिव यूटिलाइजेशन। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का मतलब हम अच्छी तरीके से, अगर हमें प्रॉपर एक गाइडलाइंस मिल गई, फ्रेम मिल गया, उसके ऊपर आप वर्क करोगे। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, आपकी डेट शीट, आपको डेट शीट पता लग गई 12th क्लास की कि ये मेरी डेट शीट है। अब आप उस पर वर्क ज़्यादा अच्छे से कर सकते हो, आपको एक मेन फ्रेम मिल गया। तो यहाँ पे क्या लिखा है, बाय ऑप्टिमम यूज। ऑप्टिमम यूज से हमारा क्या मतलब है कि रिसोर्सेज ना तो एक्सेस होनी चाहिए ना तो कम होनी चाहिए, ना तो एक्सेस होनी चाहिए ना उसकी शॉर्टेज होनी चाहिए। मैक्सिमम बेनिफिट मिलना चाहिए और कॉस्ट क्या आनी चाहिए, मिनिमम आनी चाहिए। तभी आप कहोगे कि रिसोर्सेज का अच्छे से यूटिलाइजेशन हो रहा है। एक और पॉइंट है, प्रोवाइडिंग मैनेजर विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। मतलब हम जो भी चीज़ें सीखेंगे, गाइडलाइंस जो भी बनाएंगे, वो ऐसी होनी चाहिए जो रियल वर्ल्ड की सिचुएशन पे बेस्ड हो, इमेजिनरी बेस्ड ना हो। नॉलेज, एबिलिटी एंड अंडरस्टैंडिंग मैनेजेरियल सिचुएशन एंड सर्कमस्टांसेस, इनके बारे में हम स्टडी करेंगे कि नॉलेज किस तरीके की होती है, एबिलिटी क्या होती है, अंडरस्टैंडिंग क्या होती है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। फिर आप सिग्निफिकेंस में पढ़ोगे कि ये साइंटिफिक डिसीजन पे बेस्ड होती है। साइंटिफिक डिसीजन का मतलब रियलिस्टिक, मेजरमेंट, इवैल्यूएशन, इन सब चीज़ों पे बेस्ड होती है। टाइमली, मतलब ये जो साइंटिफिक डिसीजन है ये किस पे बेस्ड होगी, इन पॉइंट्स को लिख लो। रियलिस्टिक, सब्जेक्ट के बेस्ड पे, सब्जेक्ट में मेजरमेंट और इवैल्यूएशन के बेस्ड पे। मीटिंग चेंजिंग इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट। इन्वायरमेंट किस तरीके का होता है, डायनेमिक होता है। इन्वायरमेंट चेंज होगा तो उसके हिसाब से आपकी चीज़ें भी क्या होंगी, चेंज होती जाएंगी, आपकी गाइडलाइंस भी क्या होंगी, चेंज होती जाएंगी। उसके हिसाब का आपका मैनेजमेंट होना चाहिए, गाइडलाइंस होनी चाहिए। फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे आ जाता है कि जब हम किसी भी गाइडलाइंस को बनाएंगे तो ये सोच के बनाएंगे कि ये आपकी बिजनेस को तो बेनिफिट पहुंचाए एज वेल एज हमारी सोसाइटी का वेलफेयर हो। सोसाइटी में, अब सोसाइटी में कौन आ गए भाई, मेरे कस्टमर आ गए, नॉर्मल लोग आ गए, उनका भी बात करेंगे। तो वैल्यू टू द कस्टमर, केयर फॉर इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के लिए फिर वही अगेन पॉल्यूशन ना हो, इन सब चीज़ों का भी हम डेवलपमेंट में ध्यान रखेंगे। मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च, ये क्या बोल रहा है कि जब हम गाइडलाइंस की फ्रेमवर्क करते हैं तो उसमें हमें ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट, एजुकेशन की, रिसर्च की, ऐसी तो नहीं कोई भी प्रिंसिपल बन के आ जाता। यहाँ पे बोल रखा है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर एट द कोर ऑफ मैनेजमेंट थ्योरी। मैनेजमेंट थ्योरी का कोर, बेसिक चीज़ क्या होती है, अगर आप प्रिंसिपल्स बना रहे हो या प्रिंसिपल्स बन गए तो इसका मेन मुद्दा क्या होगा कि आपने कितनी अच्छी ट्रेनिंग ले रखी है, एजुकेशन कितना अच्छा है। देख लो, इन सब चीज़ों की बात करेंगे।
यहाँ पे कुछ और भी टिक है चीज़ें, जैसे कि प्रोफेशनल कोर्सेज में कौन कौन से आ जाते हैं, MBA आ जाता है, BBA आ जाता है। ये क्या है, किसका पार्ट है, ऑल्सो टीच दीज प्रिंसिपल एज अ पार्ट ऑफ दियर करिकुलम एट द बिगनर्स लेवल। स्टार्टिंग के लेवल पे अगर आपको प्रोफेशनल कोर्सेज में भी जाना है तो स्टार्टिंग में आपको क्या करना पड़ेगा, प्रिंसिपल्स को बहुत ही अच्छे से डिसिप्लिन से फॉलो करना पड़ेगा। आगे बात करेंगे टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट, टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट की। तो इसके अंदर जो दे रखा है वो कुछ पॉइंट्स दे रखे, यहाँ से आपका चैप्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अभी तो एक बेसिक चीज़ें थी कि ये इसके अंदर होता है क्या है, प्रिंसिपल क्या होता है, प्रिंसिपल के नेचर क्या होते हैं, सिग्निफिकेंस क्या होता है, ये सब चीज़ें हैं। अब यहाँ से शुरू हो गया आपका चैप्टर, मेन मुद्दा प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब जब प्रिंसिपल बनते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के तो ये किन किन चीज़ों पे वर्क करते हैं, उन सब चीज़ों की बात करेंगे। टेलर ने कुछ प्रिंसिपल्स दिए थे, टेलर ने 14 प्रिंसिपल्स दिए थे और उन सब चीज़ों की बात करेंगे वन बाय वन करके। तो टेलर ने जो प्रिंसिपल्स दिए थे वो साइंटिफिक मैनेजमेंट पे फॉलो होते हैं। अच्छा, अब टेलर ने बोला था, वो ये कहा था, पहला जो इनका पॉइंट है दैट इज साइंस इज नॉट द रूल ऑफ थंब। मतलब उनका कहने का मतलब था कि जो इलिटरेट लोग होते हैं वो बिजनेस को मैनेज नहीं कर सकते इतने अच्छे से। मतलब कोई भी इंसान आएगा और वो कहेगा कि मैं बिजनेस कर रहा हूँ तो वो अच्छे से फॉलो नहीं होगा, ये कहता था पहला पॉइंट। अब इसके अंदर जो भी सारी चीज़ें हैं यहाँ से पढ़ाती हूँ। द मेथड्स डेवलप्ड शुड सब्स्टिट्यूट रूल ऑफ थंब थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन में ये चीज़ फॉलो होगी कि कोई भी आसानी से इजीली मैनेजमेंट को फॉलो नहीं कर सकता, उसके पास एक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब भी वो काम कर सकता है मैनेजमेंट के ऊपर। नेक्स्ट, हार्मोनी नॉट डिस्कार्ड। हार्मोनी नॉट डिस्कार्ड में यहाँ से पढ़ोगे कि जो फैक्ट्री सिस्टम होता है प्रोडक्शन का, इम्प्लाइड दैट मैनेजर सर्व्ड एज अ लिंक बिटवीन। मैनेजर कैसे लिंक प्रोवाइड करता है, एक ऑनर के बीच में और एक वर्कर के बीच में। ये पॉइंट लिखो हार्मोनी नॉट डिस्कार्ड में कि it provide a link between the owners and the workers since as manager they had the mandate to get work done। मैनेजर को क्या चाहिए, काम चाहिए, किससे चाहिए, वर्कर से। अब जब वर्कर से काम करवाएगा वो, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि वर्कर डीमोटिवेट हो। डिफ़िकल्ट फॉर यू टू अप्रिशिएट दैट दे विल एग्जिस्ट द पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, क्लास कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकती है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है। तो टेलर क्या कहते थे, टेलर रिकॉग्नाइज दैट दिस कॉन्फ्लिक्ट हेल्प्ड नन द वर्कर्स द मैनेजर और द फैक्ट्री। वो किस पे एम्फेसाइज करेगा, दैट देयर शुड बी का कंप्लीट हार्मनी बिटवीन द मैनेजमेंट एंड वर्कर। मतलब एक लिंक होना चाहिए, मोटिवेट रहने चाहिए उसके एम्प्लॉय मोटिवेट रहेंगे तो वो काम अच्छा करके देंगे मैनेजर को, और मैनेजर जब काम अच्छा करके देगा तो पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन का एक रोल बहुत अच्छा प्ले होगा। तो इससे जिस्ट क्या निकला कि जो हार्मनी नॉट डिस्कार्ड कहता है कि जो भी सिचुएशन है उसके हिसाब से काम होना चाहिए और मोटिवेशन बना होना चाहिए आपका एम्प्लॉय के बीच में। ठीक है, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म से हम नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड विद अस, बी हैप्पी एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे वीडियो।